पश्चिम चंपारण के सिकटा प्रखंड में बाढ़ की समस्या से ग्रामीण परेशान है। आपको बता दें अभी तक यहाँ पे कोई राहत सामग्री ही नहीं पहुँची है। साथ ही आपको बता दें जागो हिंदुस्तान पार्टी बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुँची, साथ ही जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री पहुँचाने का भरोसा दिया। आपको बता दें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रभारी सह जिला उपाध्यक्ष शुमराती हक अंसारी द्वारा सिकटा प्रखंड कार्यालय में सरसवा से सिकटा तक की जर्जर सड़क मार्ग को करने को लेकर प्रखंड पदाधिकारी को अर्जी दी गई है और साथ ही जगन्नाथपुर, सरगटिया, सूर्यपुर, पुरैना और सिरसिया पंचायत में बाढ़ से बहुत अधिक क्षति हुई है, जिसके चलते वहां के लोगों को भूखा रहना पड़ रहा है। साथ ही इन पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से जल्द आर्थिक मदद पहुंचाई जाए और अगर समय पर मदद नहीं की गई तो हालत और भी बिगड़ सकती है। साथ ही आपको बता दें किसी प्रकार की दुर्घटना भी घट सकती है। साथ ही इसके जिम्मेदार प्रखंड विकास पदाधिकारी को माना जाएगा। साथ ही आपको बता दें इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष दिलीप कुमार, प्रदेश सचिव मनोज कुमार, मझौलिया प्रखंड अध्यक्ष अजीत पटेल सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। के बारे में बताइए कुछ। तो समस्या तो रउरे लोगन के बाटे। मैं मालिक मिश्रा महेशड़ा ग्राम पंचायत पुराना राज्य से बोल रहा हूँ। इस पे पहले भी बाढ़ रोड टूट गया था, 2 लाख रुपया पास हुआ। जो ठेकेदारी लिया वो खा गया। 3 ट्रक माटी गिरवाया, 2 ट्रक इस पे रोड़ा गिरवाया, वो भी दह गया। इस पे पूरा गांव का क्षति है, कोई हिल नहीं रहा है। उस पर 10 आदमी से ऊपर डूब गई लोग छाना इसी से ड्रम से छाना। न कोई यहाँ आ रहा है, न कोई जा रहा है, न कोई देख रहा है, न इस पे कोई सुनवाई कर रहा है। जब से आपकी बाढ़ मैंने ये समस्या रही है, बाढ़ जब से आई है, जब से आपके यहाँ बाढ़ आई है, तब से क्या आपके अंचल कार्यालय या ये प्रखंड कार्यालय या जिला कार्यालय से कोई प्रशासनिक के लोग देख रेख करने आए हैं? जी आया था, वो लोग आए थे पुल पे, जगन्नाथपुर पुल पे। हम लोग बोले कि चलिए आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिए। सीओ साहब भी थे, चिवड़ा और गुड़ी लेकर आए थे। तो जब चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है तो वार्ड लोग बोले कि नहीं, जो पानी घिरा वो सबको मिलना चाहिए। वो लोग बोले कि नहीं, जिसके घर में पूरा पानी फुल हो गया उसको मिलेगा। तो वो लोग बोले कि तब मत बांटिए। तो बोले नहीं बांटा जाएगा, लेकर चले गए। हम लोग बोले चलिए थोड़ा सा रोड देख लीजिए, आप लोग का अंचल है, सब कुछ है। वो लोग बोले हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, देखने तक भी नहीं आए। इसका मतलब कि मैंने पुराना पंचायत से और प्रखंड कार्यालय तक आने जाने की रास्ता बाधित है, पूरा बाधित है। कोई आ नहीं सकता है, न जा सकता है। इस तरह का मैंने और आगे भी समस्या है, और भी आगे भी समस्या 2-4 जगह है। कोई पार्टी जैसे कि सांसद विधायक यहाँ आए हैं कि नहीं देखने? कोई पार्टी नहीं आया था। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आए हैं? राजनीतिक पार्टी के आए थे। उनका नाम है विनय जादव। वो आए थे तो फोटो वोटो खींचे, बोले कि ठीक है हम लिख कर भेजेंगे, इस पे विचार किया जाएगा। हमारे हाथ में तो कोई सत्ता है नहीं। विनय जादव जी आपके यहाँ आगामी विधानसभा के प्रत्याशी, इसके पहले वो कुछ नहीं थे। वो मैंने एक सामाजिक दृष्टिकोण से आपसे मिलने आए थे, पूरा देखे और वीडियो किए और बोले कि हम इसके कार्रवाई हम कर रहे हैं, हम भिजवा रहे हैं। विनय जादव जो है सिकटा विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं। अभी तक वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। आने वाले दिनों में उनको जिस पार्टी से टिकट मिले, ऐसे ज़्यादातर उम्मीद की जा रही है कि विनय जादव जी को जागो हिंदुस्तान पार्टी जो नया लॉन्च की है, जिसका चुनाव चिन्ह माइक छाप है, उसे वो प्रत्याशी के रूप में सिकटा विधानसभा से आने की उम्मीद है। और उनको छोड़ करके और कोई यहाँ झांकने तक भी नहीं आया। छोड़कर यहाँ के ग्रामीणों का कथन है कि उनको छोड़कर बाकी हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक के प्रभारी श्री खुर्शीद आलम जी कोई भी नहीं है, जो मंत्री हैं और विधायक भी हैं, या दिलीप वर्मा जी एक्स विधायक भी रह चुके हैं, इन लोग अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। साथ ही साथ सिकटा प्रखंड के अंचलाधिकारी महोदय आए हुए थे, लेकिन पुराना पंचायत में नहीं आए, ये बोलते हुए कि आपके यहाँ जाने आने का रास्ता नहीं है, हम जा नहीं सकते, तो मैं जा नहीं सकता हूँ। इस तरह का सिकटा प्रखंड के निवासियों का मने बुरा हाल है। वो अंचल के मालिक है तो आ नहीं सकते थे, लेकिन वो जो जीते हुए प्रत्याशी नहीं है वो आकर। इंडिया न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट, सिकटा बिहार। समस्तीपुर जिले से हमारे संवाददाता सुधीर कुमार ने डॉक्टर देवेश आनंद से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। आपका स्वागत है। थैंक यू। आप बताएंगे जी कोरोना महामारी जो चल रही है, पहले तो आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम देवेश आनंद है।
और मेरा जन्म यही समस्तीपुर में हुआ है और DAV से मैंने 10th पूरी की है और केंद्रीय विद्यालय दरभंगा से मेरा 12th पूरा हुआ। अब उसके बाद हमने LN कोटा से पढ़ाई करके फिर नीट क्वालिफाई करके फिर हमारा MBBS में एडमिशन हुआ। तो उससे आगे आप जो यूरोप में अभी पढ़ाई कर रहे हैं MBBS लिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम मुझे इंडिया से ज़्यादा बेटर लगता है और हमारी जो यूनिवर्सिटी है US से भी अटैच है, तो अक्सर वहाँ भी जाना आना रहता है। तो मुझे एक्चुअली यहाँ के सिस्टम से, जैसे कि यहाँ के जो अभी मुझे सिस्टम लगा, जैसे हमारा DMCH हो गया, PMCH हो गया, इन सब मैंने देखा कि क्लास तो बढ़िया चलती है, लेकिन जो शिक्षक हैं, जो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो जो जरूरी है कि डेली क्लास मेंटेन करना, वो नहीं, मेंटेनेंस नहीं होती। रेगुलर क्लास जो MBBS स्टूडेंट को चाहिए वो मेंटेन नहीं होता यहाँ। तो मुझे लगा कि यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज ज़्यादा बेटर है MBBS परस्यू करने के लिए। आपने यूरोपियन में जो डॉक्टरेट की पढ़ाई पढ़ा है, यहाँ आपको यहाँ की पढ़ाई में और वहाँ की पढ़ाई में कुछ डिफरेंस नज़र आया भी? हाँ, यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ 6 मंथ में एक बार एग्ज़ाम होता है, किसी भी सेमेस्टर का एक फाइनल पेपर होता है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या है कि हर दिन क्लास के साथ ही आपका एक टेस्ट होगा, 5 नंबर का टेस्ट होगा, जैसे 10 नंबर का टेस्ट होगा, उसमें आपको उस दिन ही उस टेस्ट को पास करना है, तभी आप अगले दिन का क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो इससे ये होती है कि इंसान घर पे जा कर के जो आगे की पढ़ाई होती है और उस दिन की जो पढ़ाई होती है उसको अच्छे से रिवाइज करता है, हर उसका अच्छा से अध्ययन करता है, ताकि और उससे जो होता है कि उस स्टूडेंट का बेस मजबूत हो जाता है, सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत होती है, तो और स्टूडेंट आगे चल के जो उसकी जो फाइनल पेपर हमारे भी यूनिवर्सिटी में होते हैं तो उसमें अच्छा करता है और नॉलेज भी अच्छी होती है। यानी आपके कहने का मतलब यहाँ पे 6 मंथ या साल में जो एग्जाम लिया जाता है वो 1 महीने में वहाँ पर डे लिया जाता है? वहाँ हर क्लास में एक टेस्ट लिया जाता है, क्लास के बाद ही एक टेस्ट होती है 5 नंबर का, 10 नंबर का। उसमें आपको एक फिक्स ये होता है, नंबर होता है, उससे ज़्यादा लाना होता है, तभी आप अगले दिन का क्लास कर सकते हैं। अच्छा, एक बात, ये अभी जो कोरोना महामारी चल रही है जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब पहले तो हम बताएंगे कि कोरोना एक वायरस है और जो ह्यूमन को अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ और कष्ट दे रहा है। हम जानते हैं कि मानव शरीर जो है कोशिकाओं का बना है और उसको इंग्लिश में कहा जाए तो सेल्स का बना है। सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है। इंसान के न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है। उसी तरह जो वायरस का शरीर है, वायरस का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो RNA का बना होता है। और जब वायरस किसी इंसान के कांटेक्ट में आता है, भले किसी मीडियम से आए, आंख के मीडियम से आए, नाक के मीडियम से आए, या फिर किसी भी मीडियम से अगर वायरस इंसान के शरीर में आया तो वो जो है सेल्स के DNA से जाकर के अटैच्ड हो जाता है। किसी DNA के अंदर जो एक रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स के अंदर एक रिसेप्टर्स होते हैं, वो जब उस RNA को लेते हैं, पकड़ते हैं, तो उसके बाद उस सेल में रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसके बाद रेप्लिकेशन प्रोसेस के बाद ट्रांसलेशन होता है और एक नया टाइप का DNA बनता है। उस DNA के कारण जो है आदमी का शरीर में, और DNA जो है वो सेल को डिवाइड करते रहता है, तो इस टाइप से बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है और इंसान को काफ़ी तकलीफ होती है। जैसे कोरोना वायरस में सांस लेने में तकलीफ होती है, फीवर हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है, बहुत सारे लंग्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये सब होता है कोरोना वायरस का, यही एक वायरस। लेकिन अभी जैसे नए शोध में कुछ शोध में आया है, जो अभी नए कोरोना वायरस आ रही है, इनका तो कोई लक्षण भी नहीं नजर आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये है कि इसमें कोई लक्षण अभी, अब US यूनिवर्सिटीज़ ने भी, जो हमारी भी यूनिवर्सिटी है उसने में भी ये चीज़ दिखाया गया है कि अभी जो नई टाइप की जो वायरस, कोरोना वायरस के ही 3-4 टाइप्स आ रहे हैं, जिसमें किसी चीज़ में आपको लक्षण भी नहीं पता चलेंगे, किसी चीज़ में आपको थोड़ा सा लक्षण पता चलेगा। और ये भी हो रहा है कि कई लोगों में ऐसा भी हो रहा है कि ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जा रहे हैं कुछ लोग। ये डिफरेंस कहाँ आ रही है? डिफरेंस आ रही है इम्यून सिस्टम किसका कितना मजबूत है। इसीलिए बार बार WHO ने भी कहा,
सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि इंसान को कोरोना वायरस में अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इम्यून सिस्टम किस चीज़ से ठीक होगा? आपके दिनचर्या कैसी है, आप सुबह उठ करके व्यायाम कर रहे हैं कि नहीं, आप दूध में हल्दी मिला के पी रहे हैं कि नहीं, इन सभी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें, इससे इम्यून सिस्टम डेवलप होती है। तो आपने जो बात कही कि ये जो कुछ अलग अलग प्रकार के अभी कोरोना वायरस आ रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कैसा है। शरीर का इम्यून सिस्टम अगर कमजोर होगा तो आपको पहले दिन से ही लक्षण पता चल जाएगा। यानी आपके कहने का मतलब इम्यून सिस्टम जो है अगर मजबूत है तो हाँ। कोरोना वायरस भी अटैक करने कुछ समय लगेगा। कोरोना वायरस अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको पता भी ना चले और आपका कोरोना वायरस ठीक हो जाए ऑटोमेटिकली। तो आप कुछ बोल रहे थे कि यहाँ अपने इंडिया के यूथ और यूरोपियन यूथ में इसके मायने में कुछ बोल रहे थे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में मैं देखता हूँ कि यूरोपियन यूथ और अमेरिकन यूथ, ये दोनों यूथ जो हैं काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ों को सोशल मीडिया के थ्रू जो है लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। उनकी थिंकिंग बहुत मोटिवेटिव है उनके कंट्रीज को लेकर के। उनकी थिंकिंग है कि अगर मेरे पास ये इतना समय फ्री का है, टाइम मेरा फ्री है, तो मैं ऐसा कुछ क्यों ना सोचूं जिससे आम जनता का या फिर आम लोगों का उसमें जो है फायदा हो जाए, या फिर देश को ही कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए या फिर कोई आइडिया मिल जाए जिससे आगे चल के सबको फायदा हो। वहाँ के यूथ की सोच ये है। और इंडिया की यूथ की सबसे बड़ी खामी है कि इन्हें अब जैसे कोई भी एक मसला हो गया, जैसे क्रिकेट का ही मसला हो गया, कोरोना वायरस जो भी चल रहा है उसमें ही, तो ये लोग जोक बना के रखे हैं, एक जोक टाइप से हर जगह स्प्रेड कर रहे हैं टिकटॉक के माध्यम से। अब तो खैर टिकटॉक बंद भी हो गया, टिकटॉक के पहले जब टिकटॉक था तो टिकटॉक के माध्यम से, अभी इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मतलब एक कोरोना वायरस को के प्रति कुछ मोटिवेशनल सोचने के बजाय ये लोग उनकी मीम्स बना करके चाह रहे हैं कि हम लाइक्स और कमेंट्स ले लें। बट इससे आप जो इंडियन यूथ की जो पहचान है वो जो अच्छी है, पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, हर क्षेत्र में टैलेंटेड होते हैं। लेकिन इन चीज़ों पे जब इस बार जो कोरोना वायरस आया है तो इन चीज़ों पे जो होना चाहिए था, एक इंडियन यूथ की तरफ से एक आनी चाहिए थी, शक्ति आनी चाहिए थी कि हाँ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम मोटिवेशनल सोच रहे हैं, हम कुछ कंट्री को आइडिया दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके कारण पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं इंडियन यूथ की इसमें जो है शिकायत हो रही है। यानी आपके कहने के मुताबिक यही है कि अमेरिकन या यूरोपियन जो भी यूथ होते हैं वो मोटिवेशनल यानी एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं, कुछ नया आइडिया बताते हैं, जबकि अपने इंडिया में उसको कमेंट समझ के उसको एक मजाक समझ के कमेंट किया जाता है, उसको एक मजाक समझ के लोगों तक प्रदर्शित किया जाता है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उसको शेयर करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिल सके, कमेंट्स मिल सके। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होने वाला है उन्हें भी, क्योंकि एक समय आती है ज़िंदगी में जब सबका लाइफ इंटेलेक्चुअल हो जाता है, वो लोग को भी अपना लाइफ देखना पड़ेगा। तो अगर आप आइडियाज़ रखोगे तो आप कहीं भी अच्छा कर सकते हो। आइडियाज़ आपका मोटिवेशनल है तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हो। आपने जो सोशल मीडिया कहा, इस बात में मुझे भी याद है कि आजकल सोशल मीडिया पे जैसे अफवाहें फैल रही हैं, क्या इसमें सकारात्मक नकारात्मक बहुत तरह की अफवाहें फैल रही हैं, इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, आप कुछ बताएंगे? सोशल मीडिया सबसे बड़ी बात है, जब सोशल मीडिया आई थी, जब फेसबुक लॉन्च हुआ था तो उनके जो सीईओ थे उस समय उनका एक दूर का विजन था कि ये जो मैं मीडिया बना रहा हूँ इससे हर कंट्रीज में एक अच्छा एक पॉजिटिवनेस जाएगी, जो अच्छी चीज़ें होंगी, जो मोटिवेशनल आइडियाज़ होंगे, चाहे वो किसी भी कंट्रीज का इंसान हो, यूथ हो, कोई भी हो, जो उसके अंदर एक अच्छी आइडियाज़ आएंगी वो स्प्रेड करेंगे, पूरे दुनिया को उनके आइडियाज़ का पता चलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ दिनों के बाद ये एक किसी को मतलब आज के डेट में अगर किसी को बदनाम करना है तो सबसे बड़ा मीडिया सोशल मीडिया है, अगर आपको किसी चीज़ का मजाक बनाना है तो सबसे बड़ा मीडिया सोशल मीडिया है। उसके बाद यही सब चीज़ें आजकल होने लगी। यानी आपके मतलब कहने का मतलब यही है जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है, एब्सोल्युटली किया जा रहा है। चलिए आज हम डॉक्टर साहब से मिले जो अभी MBBS की पढ़ाई के लास्ट स्टेज में हैं और कुछ दिन बाद ये डॉक्टर भी बनेंगे और साथ साथ देश की सेवा भी करेंगे।
TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट, समस्तीपुर, बिहार। नौतन थाना क्षेत्र के दो अलग अलग जगहों से 5 लीटर चुराई देशी शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं। जी हां, आपको बता दें, नौतन थाना से प्राप्त सूचना के आधार पर 28 जुलाई को नौतन थाना की गश्ती दल द्वारा थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही गिरफ्तार कारोबारी धूलनगर निवासी मुन्ना पासवान तथा मड़वाहा निवासी दशरथ राम बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये दोनों कारोबारी को उनके घर से 5-5 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दीपक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट, नौतन, बिहार। सहरसा जिले में जाप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगामी समय में होने वाले चुनाव को लेकर हर मुद्दे पर चर्चा की है। जी हां, आपको बता दें, इसी के साथ जाप नेता ने बताया है कि 15 अगस्त तक 25,000 सक्रिय सदस्य बनने का निर्णय लिया गया है। साथ ही वहीं मौजूद जाप के भावी प्रत्याशी देवनारायण यादव और नुन्नू यादव ने बताया है कि महिसी विधानसभा 1958 ईस्वी से गुलाम है। जिस दिन से महिसी की बांध बांधी गई है, उस दिन से महिसी की बांध को काल कोठरी में जेल की तरह बंद कर दिया गया है। साथ ही जाप ही एक ऐसा है जो देश में पहला व्यक्ति है जो देश में गरीबों के लिए खड़ा उतरता है, साथ ही गरीबों के बीच रहता है। साथ ही जाप के सुप्रीमो राजेश रंजन और पप्पू यादव, वहीं महिसी विधानसभा के प्रत्याशी देवनारायण यादव और नुन्नू यादव ने बताया है कि अगर महिसी विधानसभा से वो जीतते हैं तो उनका पहला कार्य बनेगा कोशी का स्थायी निदान करना। साथ ही 70 कटिया में प्रखंड किराए पर चल रही है, उसको अपनी जमीन में खुद की जमीन पर ले जाकर प्रखंड बनाना। साथ ही कोशी विकास प्राधिकार लागू करवाना। साथ ही महिसी को 2 भागों में बांटकर पश्चिमी बाग के तटबंध पर प्रखंड मुख्यालय स्थापित करवाना। अगर वो विधायक चुने जाते हैं तो कोशी के पीड़ितों का स्थायी निदान करवाएंगे। देखिए, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन पप्पू यादव, उनका एक ही काम है, मैंने एक ही चीज़ कहना है कि जो व्यक्ति 25,000 सदस्य और बूथ कमेटी बनावेंगे फिर हम विचार करेंगे। देवनारायण उर्फ नुन्नू जी, इन्होंने अपने प्रयास से लगभग 10,000 सदस्य बनाए हैं, बूथ कमेटी भी बन रही है और ये अपने इसमें प्रयास में लगे हुए हैं। टिकट देना नहीं देना वो सुप्रीमो और प्रदेश कार्यकारिणी का मामला है। हम लोग रिकमेंड करने के लिए तो हम लोग कर रहे हैं, कर दिए हैं। अभी क्या कार्यक्रम चल रही है? तो अभी कार्यक्रम क्या चल रही है? अभी ये महिसी विधानसभा में जितने भी हमारे पार्टी के सोशल मीडिया के जो प्रभारी हैं, पंचायत स्तर के, प्रखंड स्तर के, उन लोगों का एक कैंप लगा है, एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि पार्टी के सुप्रीमो और पार्टी के क्रियाकलाप को किस तरह हम जनता के बीच में ले जाएं, कैसे MP साहब को हम फॉलो करें, उनके विचार को फॉलो करें। ये उसी चीज़ को ये समझाया जा रहा। वो ट्रेनर आए हुए हैं, वो समझा रहे हैं। हम लोग एक चीज़ है कि हम लोग शाम से कहते हैं कि हम लोग जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं हमारे। हम लोग कोई लुच्चा लफंगरा या मतलब कोई गलत आदमी नहीं है, न गलत हमारा नेता है। हम लोग शाम से हर चौक चौराहे पर कहते हैं कि पप्पू यादव हमारा नेता है। कहीं भी कितना ही विपरीत स्थिति में, परिस्थिति में वही खड़े होते हैं, बाकी कोई आदमी नहीं खड़े हो रहे हैं। अभी लॉकडाउन का मामला हो, NRC का मामला हो, बाढ़ का मामला हो, मुजफ्फरपुर में बालिकाओं पर जो बलात्कार या इस सब जो मामला हुआ था, ब्रजेश पटेल वाला, वो मामला हो, सिर्फ और सिर्फ विरोध का अगर राजनीति कर रहे हैं तो वो पप्पू यादव है। और हर मामले में वो बिहार में वही विरोध में है और विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। विपक्ष के जो पार्टी हैं वो घर में अभी कोरोना से बच रहे हैं। बाद में आवेंगे कि हमको वोट दीजिए, जात पर यादव जी, मियाँ जी वोट दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा। नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ महबूब आलम जीरू, जन अधिकार पार्टी जिला अध्यक्ष सहरसा। जन अधिकार पार्टी 6 साल 7 साल नई पार्टी है और महिसी विधानसभा 1958 ईस्वी से अभी तक गुलाम है। जिस दिन से कोसी बांध बांधी गई उस दिन से महिसी विधानसभा को जेल की काल कोठरी में बंद कर दी गई। जन अधिकार पार्टी पिछले चुनाव भी लड़ी थी। जन अधिकार पार्टी इस बार भी महिसी विधान से चुनाव लड़ेगी
मैसी विधानसभा के कोसी तराई क्षेत्र में मेरा गांव है, मेरा घर है, मेरा पैदाइश जगह है। और मुझे लगता है कि जन अधिकार पार्टी ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जिसका सुप्रीमो देश में पहला व्यक्ति है जो गरीबों के लिए वो खड़े उतरते हैं, गरीबों के बीच वो रहते हैं। मेरा मानना है मैसी विधानसभा में इस बार मैसी की जनता, मैसी के गरीब गुरुआ लोग, मैसी के पीड़ित लोग जनाधिकार पार्टी को भरपूर समर्थन करेगी और भारी मात्रा में वहाँ के उम्मीदवार को वह जिताएगी। जनता अगर आपको सपोर्ट करती है तो क्या क्या समस्याओं को आप दूर करेंगे जो वहाँ की मुख्य समस्या है? जनाधिकार पार्टी अगर जनाधिकार पार्टी के नेता को जिताती है, जनाधिकार पार्टी के नेता मैं बनता हूँ, अगर मैं जीतता हूँ तो मेरे नज़र में सबसे बड़ी परेशानी है कोसी का स्थायी निदान कराना। 70 कटैया में ब्लॉक प्रखंड मुख्यालय जो चल रही है वो भाड़े पे चल रही है, उसको ब्लॉक को अपने ज़मीन में अपने घर में ले जाना। कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार कानून को लागू करवाना। मैसी प्रखंड को 2 भाग में भेजकर पश्चिमी कोसी पर तटबंध पे एक प्रखंड मुख्यालय स्थापित कराना। अगर जनाधिकार पार्टी को मौका मिलती है तो कोसी का स्थायी निदान और हाई डैम के निर्माण के लिए अनवरत यह काम करेगी। हर बार जो है कोसी में बाढ़ आती है और उस बाढ़ की चपेट में सैकड़ों लोग आ जाते हैं, तो क्या लगता है आप अगर इस वहाँ से होंगे प्रत्याशी के रूप में तो इस मुद्दे पर क्या आप देखेंगे इसको लेकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में? जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो, जनाधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव जी और पार्टी के एक कार्यकर्ता, खास करके मेरा भी पहली प्राथमिकता होगा कोसी का स्थायी निदान के लिए। नाम क्या हुआ? देवनारायण उर्फ नूनू यादव। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद मुजाहिद इस्लाम की रिपोर्ट, सहरसा, बिहार।